हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम अपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे। लास्ट टर्न तक आपको मीन वैल्यू ऑफ एसी यानी मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या जिसे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं वो पढ़ाया था और उसका रिलेशन भी बढ़ाया गया था विद पीक वैल्यू। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके लिए आपको लेकर चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो ये आपके सामने आ चुका है आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम आप जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, वो आपको बताया गया है। अब ये वर्चुअल वैल्यू क्या चीज होती है ये आज आपको पढ़ाया जाएगा। इस वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे जो लास्ट टर्म पर आपने करंट पढ़ा था उसको हम बोलते थे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, दोनों एक ही चीज के दो नाम थे, मीन वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऐसे ही यहां पर एसी का हम वर्चुअल वैल्यू और उसका दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ब्रैकेट में आरएमएस लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में रूट मीन स्क्वायर को आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी भी बोल सकते हैं। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है वो आपको बताया था, उसका पूरा पैटर्न विद उसकी इक्वेशन भी। अब आपके सामने जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में आप कोई भी अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हो, जैसे हमने यहां पर एक बल्ब कनेक्ट करा है, और ये जो आप डायग्राम में यहां पर सिंबल देख रहे हो इससे पता चलता है कि इस बल्ब को आप जो वोल्टेज जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये वोल्टेज जनरेटर से मिलने वाला वोल्टेज है या ईएमएफ है। वोल्टेज ईएमएफ जब हम कहेंगे तो बात एक ही होगी, और ये वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता है, जिसकी वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, लेट अस सपोज आई जो करंट फ्लो कर रहा है, मैंने डायरेक्शन नहीं बनाया क्योंकि वो डायरेक्शन मैंने बताया था लगातार चेंज होता रहता है। अगर आप इस टर्मिनल को ए मान लें और इस टर्मिनल को बी मान लें तो इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट जो है मैंने बताया था वो ऐसे फ्लो करेगा। ये करंट और ये टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज होती है, उसकी वैल्यू जीरो से इंक्रीज होते होते जो यहां तक पहुंची है वो मैक्सिमम वैल्यू यानी आई नॉट, जिसे पीक वैल्यू भी बोलते हैं, और फिर वापस डिक्रीज होके यहां पर जीरो हो गई है। और फिर उसका डायरेक्शन पहले अगर ए से बी तक था और ए से बी तक जाने के ड्यूरेशन में उसकी वैल्यू एक बार जीरो से मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम से वापस जीरो आएगी। अब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा करंट का। अब पहले वो ए से बी तक अगर ट्रैवल कर रहा था, अब वो बी से ए तक ट्रैवल करेगा। ये जो नेक्स्ट ये नीचे वाला जो साइकिल दिख रहा है आपको, हाफ साइकिल, इसका मतलब है नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, और बी टू ए जाने के ड्यूरेशन में भी उसकी वैल्यू जीरो से इंक्रीज होकर आई नॉट, जिसको हम माइनस आई नॉट बोलते हैं, वहां तक इंक्रीज होगी और फिर वापस जीरो होगा। और ऐसा पूरा एक साइकिल करने में जो कैपिटल टी टाइम लगता है, उस टाइम के हाफ यानी t/2 टाइम में वो करंट ए से बी, t/2 टाइम तक वो करंट ए से बी तक, और नेक्स्ट t/2 टाइम में वो करंट बी से ए तक फ्लो करता रहता है, यानी डायरेक्शन उसका बार बार ए टू बी और बी टू ए रिवर्स होता रहता है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, कभी भी चेंज होती रहती है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा करंट आई जिसकी वैल्यू हम या इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है।
जितनी मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन करता है प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट, वो ये है। साइन के आगे ये जो ओमेगा लिखा है, ये ओमेगा का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं लास्ट टर्म पर। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T। ये कैपिटल टी वो टाइम है जितनी टाइम में करंट एक साइकिल अपनी पूरी कर लेता है ए से बी तक जाने की और बी से वापस ए तक जाने की। और आप इस कैपिटल टी को ये भी कह सकते हो कि इतनी देर में, इस कैपिटल टी टाइम में, जो जनरेटर की कॉइल है, जिस जनरेटर से आपको ये वाला ईएमएफ मिल रहा है, वो कॉइल एक पूरा रोटेशन कर लेती है। दिस टाइम इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन बाय द कॉइल ऑफ द जनरेटर। पूरा 360 डिग्री घूम जाती है और उसी से उसकी जनरेटर की कॉइल की ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड निकलती है। वो ओमेगा 2π/T है। कैपिटल टी वो ड्यूरेशन है जिसमें करंट अपनी पूरी एक साइकिल बना लेता है, यानी उस टाइम में आपकी जो जनरेटर की कॉइल है वो पूरा एक चक्कर घूम जाती है, एक पूरा रोटेशन कर लेती है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की बार बार आपको याद दिलाई जा रही है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। अब वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी क्या है? अभी तक आपको एक तो ये आई पता चला है, ये जो आई है ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है। आई नॉट वो लिमिट है जहां तक करंट बार बार इंक्रीज होता है मैक्सिमम लिमिट तक दोनों डायरेक्शन में, और आई लगातार चेंज होता रहता है। और ये इतनी तेजी से चेंज होता है, जो आपके घर में आने वाला एसी करंट है, बिजली के खंभे से जो बिजली आ रही है, वो करंट ऐसी 50 साइकिल्स कर लेता है एक सेकेंड में। यानी जितनी देर में आप अपना आई ब्लिंक करते हो, पलक झपकते हो, उतनी देर में ऐसी ये जो वन कंप्लीट साइकिल आपको दिख रही है, ऐसी 50 साइकिल्स गुजर जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपको ये सीखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट तो पता है कि वो लगातार चेंज हो रहा है दो फिक्स लिमिट्स के बीच में। वर्चुअल करंट क्या है? उसके लिए मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। जो ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी है, जिसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी भी बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज दैट स्टेडी करंट। यानी ये वर्चुअल वैल्यू एक ऐसा स्टेडी करंट है। स्टेडी मतलब बताया था लास्ट टर्म पर भी, कांस्टेंट। ये एक ऐसा कांस्टेंट करंट है विच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, जब वो किसी रेजिस्टेंस में पास होता है। अब यहां पर आप कहोगे इस सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है, तो जो भी अप्लायंस लगा है, जैसे यहाँ पर आपको बल्ब लगाकर दिखाया हुआ है, इस बल्ब का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। दुनिया के हर अप्लायंस का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस सर्किट में कोई करंट पास हो रहा है, तो उस करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टेंस ये है। वैसे तो ये कनेक्टिंग वायर जो है बल्ब को, इसका भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम वो इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना कंसीडर नहीं करते। जो अप्लायंस है वो उसी का रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो वो आर है। तो इट इज दैट स्टेडी करंट, एक ऐसा कांस्टेंट करंट है विच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी अप्लायंस, for a given time will produce same amount of heat as alternating current does in the same resistance and in the same time। तो अब आप इसको समझते हैं कि अभी फिलहाल इस सर्किट में, या ये कहीं इस रेजिस्टेंस में, इस अप्लायंस में एसी करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाया। और करंट कैसा भी फ्लो करे किसी भी अप्लायंस में, हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। ये आपको 10th क्लास में भी बताया गया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप किसी भी अप्लायंस में करंट फ्लो कराओ, वो अप्लायंस थोड़ी देर बाद आपको गर्म मिलेगा। बल्ब भी अगर आपने थोड़ी देर तक यूज किया है, यानी जलाया है बल्ब, थोड़ी देर तक लाइट देने के बाद आप बल्ब को टच करोगे, बहुत गर्म हो जाता है। जो हीट किसी भी अप्लायंस या किसी भी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है, वो ऐसे फाइंड आउट की जाती है। ये फॉर्मूला भी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा है तो अब समझ लें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो करने के वजह से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है।
उस हीट की वैल्यू को हम H से डिनोट करते हैं। इक्वल टू यानी कितना हीट प्रोड्यूस हुआ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I उस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट, उसका स्क्वायर किया हुआ है, R उस अप्लायंस की जो जिसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, या उस सर्किट ही कह देना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर बल्ब की रेजिस्टेंस ली जाएगी जो भी गिवन होगी ओम्स में, और वो टाइम जितनी देर तक आपने इस अप्लायंस में करंट फ्लो किया, जितनी ज़्यादा देर आप ऑन करके रखोगे ना उतना ज़्यादा गर्म हो जाता है अप्लायंस। और हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बल्ब लाइट देता है तो लाइट एनर्जी भी मिलती है। तो अब आप पहले तो ये जान लें कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से भी इसमें हीट प्रोड्यूस होगी कुछ ना कुछ। तो उतनी ही सेम हीट उतने ही सेम टाइम में इसी अप्लायंस में जो कांस्टेंट करंट मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी से मिलने वाला करंट, जो भी कांस्टेंट करंट उतनी हीट प्रोड्यूस करा देगा जितनी एसी करा रहा है उसी रेजिस्टेंस या उसी अप्लायंस में उतने ही टाइम में। तो उस कांस्टेंट करंट को या उस स्टेडी करंट को एसी करंट का वर्चुअल वैल्यू, या जिसे हम आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, वो कहा जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी क्या है। इट इज दैट स्टेडी करंट, ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी ऐसा एक कांस्टेंट करंट है विच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, जो किसी रेजिस्टेंस या अप्लायंस में पास होता है फॉर अ गिवन टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो ये कांस्टेंट करंट उतनी ही हीट प्रोड्यूस करा देता है एज ऑल्टरनेटिंग करंट डज, जितनी हीट कौन प्रोड्यूस करा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट इस समय करा रहा है, इन द सेम रेजिस्टेंस यानी उसी सेम अप्लायंस में, एंड इन द सेम टाइम। तो बहुत आसान है कि आपके सर्किट में असली में तो एसी फ्लो कर रहा है जो भी आप अप्लायंस रन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसमें असलियत में तो एसी फ्लो कर रहा है, और उस एसी ने उस अप्लायंस में कुछ हीट प्रोड्यूस जरूर कराई है, हर करंट कराता है। सेम हीट सेम अप्लायंस में जो भी कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट प्रोड्यूस करा देगा, उस स्टेडी या कांस्टेंट करंट को इस एसी करंट का वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाएगा। अब पहले इसका सिंबल आपको दिखा देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय IV। ये जो I लिखा है उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में V लिखा है, V फॉर वर्चुअल, और IV के अलावा इसको IRMS से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल का दूसरा नाम रूट मीन स्क्वायर भी है और उसका शॉर्ट फॉर्म RMS होता है। तो जहां भी कहीं आप IV या IRMS लिखा देखेंगे तो ये वो कांस्टेंट करंट है, फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है, इसे हम DC करंट भी बोलते हैं, कि इतना DC करंट भी इसी सर्किट में इतने ही टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर देगा जितना ये AC कर रहा है रियलिटी में। तो इस करंट को अगर इसने भी उतनी हीट प्रोड्यूस कर दी जितनी AC कर रहा है इसी सर्किट में उतने ही टाइम में, तो इस करंट को, इस AC करंट की वर्चुअल वैल्यू कहा जाएगा। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। यही एक लाइन लिखनी है, समझ के अगर आप लिखोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी सी बात है, ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। कि क्या होता है वर्चुअल वैल्यू, वो कांस्टेंट करंट जो किसी सर्किट में, किसी रेजिस्टेंस में उतनी हीट प्रोड्यूस करा देता है उतने ही टाइम में जितनी हीट AC करवा रहा है उसी सर्किट में उतने ही टाइम में, उस कांस्टेंट करंट को इस AC करंट का वर्चुअल वैल्यू कहा जाता है। और हर करंट हीट प्रोड्यूस कराता है, उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन और ये हो गया सिंबल। करंट है तो यूनिट एम्पेयर होती है हर एक की, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या कांस्टेंट हो। अब जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है वो आपको दिखाते हैं। वर्चुअल वैल्यू समझने के बाद हम वो टॉपिक
जिस पर डेरिवेशन आ सकता है वो आपको दिखाते हैं। आपको वर्चुअल वैल्यू पता चल चुकी है क्या होती है, तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो ये है जी हमारा वो टॉपिक जिसके ऊपर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मींस वर्चुअल वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो मीनिंग क्या हुआ? वर्चुअल वैल्यू मींस आपको सिंबल भी बताया था, आई वी कह सकते हैं या फिर आई आर एम एस कह सकते हैं। दोनों सिंबल वर्चुअल वैल्यू आर एम एस वैल्यू एक ही बात है। और पीक वैल्यू, पीक जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट, जो भी हमने बताया आपको कि सर्किट में जो करंट है वो करंट, अब डायरेक्शन में इसलिए नहीं बनाना प्रीफर करता कि वो डायरेक्शन लगातार हर t/2 टाइम के बाद चेंज होती रहती है। तो जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, उसकी वैल्यू भी और उसका डायरेक्शन भी कभी फिक्स नहीं रहता, लेकिन वो करंट ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें आई नॉट वो वैल्यू है जिसके बीच में या जहां तक इस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू बार बार इंक्रीज होके जाती है, जिसे हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। अभी ग्राफ की हेल्प से आपने समझा भी था। तो अब जो पीक वैल्यू है उसके और आरएमएस वैल्यू के बीच का रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला जो वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू है ये वो कांस्टेंट करंट है जो उतनी हीट प्रोड्यूस कराता है जितना ये चेंजिंग यानी ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करा रहा है। तो हम सबसे पहले हीट का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां पर। ये है आपके पास हीट का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा का ऐसा एज इट इज तभी यूज हो सकता है जब ये करंट आई फिक्स है, आर वो रेजिस्टेंस है जो इस अप्लायंस या बल्ब का है, और टी वो टाइम है जितनी देर तक के लिए करंट फ्लो करता है। लेकिन हम पहले ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस सर्किट में इस एसी करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस करवाई है। और एसी करंट क्योंकि कांस्टेंट नहीं होता, तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। अब इस चीज का मीनिंग क्या है? ये DH ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो इस I यानी इस इंस्टेंटेनियस लगातार चेंज होने वाले एसी करंट ने प्रोड्यूस कराई है। कितने टाइम में? स्मॉल टाइम dt में। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये करंट लगातार चेंजिंग है। तो ये बात बच्चे अच्छी तरह ध्यान रख लें कि जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है उसके लिए, चाहे वो चार्ज का फ्लो है या हीट का प्रोडक्शन है, वो हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले स्मॉल अमाउंट के लिए फाइंड आउट करते हैं जैसा मीन वैल्यू के लिए भी किया था, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे इंटरवल के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? नोट्स में लिखा हुआ भी है कि दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट in a circuit in small time dt, where जहां I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो देयरफॉर DH का जो वैल्यू बनेगा उस I की वैल्यू यहां पुट की जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और साथ में R है और साथ में dt है। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन स्मॉल टाइम dt।
अब आपको टोटल हीट जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस की है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको इस DH को इंटीग्रेट करना होगा 0 से T/2 टाइम के लिए। जिन बच्चों ने इससे पिछला लेक्चर देखा है उनको याद होगा कि हम पहले चार्ज, स्मॉल चार्ज निकाल के उसको भी इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से T/2 टाइम के लिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि T/2 क्या होता है। ये वो वाला, ये करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होके एक पूरी साइकिल जो कंप्लीट होती है, जिसमें करंट की वैल्यू 0 से बढ़कर I0 और फिर वापस 0, ये करंट I0 तक जाती, वापस 0 होती है और फिर -I0 और वापस फिर 0 होती है। इस कैपिटल T टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल का टाइमिंग है, उसके हाफ टाइम, जितनी देर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये वो टाइमिंग है। वहां तक उस पर्टिकुलर T/2 टाइम में जितनी हीट इस करंट ने प्रोड्यूस करा दी है, एक बार इंक्रीज और फिर 0 होने के लिए वो हीट फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। अब बस इसका इंटीग्रेशन करने की बारी है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? H की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, H तो ऐसे रहेगा इक्वल टू करके इंटीग्रेशन 0 से T/2, DH की वैल्यू जो ऊपर आई है इसको यहाँ पुट किया जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर और R और dt। और पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा H का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to T/2 I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। तो हमने पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DH I² R dt निकाला, जिसमें I क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी वैल्यू ये रखनी पड़ी हमें, यहाँ पर उसकी वैल्यू रखी। फिर स्मॉल हीट dt टाइम में जो प्रोड्यूस हुई उसको इंटीग्रेट किया हमने 0 से T/2 तक, तो T/2 टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई वो फाइंड आउट करना है। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें DH की वैल्यू पुट करनी पड़ी, स्क्वायर को ओपन किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन का वो हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम ये नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का पहला जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं देखते हैं। ये H एज इट इज लिखा, तो इस लाइन से सबसे पहले हम इंटीग्रेशन साइन से सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। ये पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन का। जितने भी कांस्टेंट हैं I0 का स्क्वायर, या I0 स्क्वायर, ये जो पहला टर्म है ये कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ AC बोलते हैं जिसको, और R भी कांस्टेंट है। ये दोनों इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकलेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में dt, ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन बच्चों को बता दें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे पहले। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T/2। ये फॉर्मूला 11th क्लास में बच्चों को मैथ्स में तो पढ़ाई दिया जाता है। जिन बच्चों ने मैथ्स ऑप्शन में लिया है उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ लिया है।
लेकिन जिन्होंने नहीं भी लिया है उनको भी ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चे भी याद ही करते हैं इसको। जैसे आपने 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद किया था, ऐसे ही आपको ये फॉर्मूले कुछ याद करने पड़ेंगे। जहां जहां जो जो फॉर्मूले आते हैं हम वहीं पर बच्चों को बता देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 10th से भी और छोटी क्लास में आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को याद करते हो, हमेशा याद रहते हैं आगे भी। तो ऐसे ही आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 जस्ट टेबल याद करते हैं, एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद करते हैं, वैसे ही ये भी है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये उसका आप एक्सपेंशन कह लो या फॉर्मूला कह लो, वैल्यू कह लो। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है 9/10 में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का याद कर रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ये भी याद कर लेंगे। तो आपके पास h की वैल्यू अब क्या बन गई है, आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो एज इट इज रहता है, और इंटीग्रेशन साइन 0 टू t बाई 2। ये लिखने के बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और साथ में dt जो पहले से चला आ रहा है सिर्फ इतने साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके लिए आपने फॉर्मूला बनाया है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। तो उसकी जगह हमने ब्रैकेट में ये पूरा लिख दिया है, और साथ में जो बचा हुआ dt है वो एज इट इज रख दिया। अब हमें इसके अगले स्टेप में ये 2 फिर से कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो आपका h की वैल्यू बन जाएगी आई नॉट का स्क्वायर r, ये तो पहले से ही है, डिनोमिनेटर में 2 भी हमने इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया है, और आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मैं जानबूझकर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt, और ये इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2 तक रहेगा। अब आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो जिसके अंदर 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट के एक तरफ इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन भी दोनों इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के दूसरी तरफ dt है, वो dt भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी ब्रैकेट के लेफ्ट और राइट में जो भी कुछ है वो ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जो इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने इस सर्किट में हीट प्रोड्यूस की है t बाई 2 टाइम में, यानी एसी करंट जो चेंजिंग वाला करंट है, जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती, डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है, उस एसी करंट ने जो हीट प्रोड्यूस की है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस सर्किट। अब जब आप ये इंटीग्रेशन साइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और dt से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन साइन के साथ ऐसा मिलेंगी 2 टर्म, क्योंकि आपने dt को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये dt बन जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन से मल्टीप्लाई किया तो उस dt का इंटीग्रेशन भी हो गया, माइनस फिर से इंटीग्रेशन साइन cos 2 ओमेगा t के साथ भी आएगा, ये t बाई 2 है, और ये फिर से 0 से t बाई 2, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा cos 2 ओमेगा t और साथ में dt। ये आपका इंटीग्रेशन साइन भी और dt भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं डायरेक्टली। h जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी आएगी आई नॉट
स्क्वायर आर और टी बाई अपॉन 2, जो 2 है वह ऐसे कैसे, यानी ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये हो गया आपका टी, और यहाँ पर ऐसे 2 बार्स बनाने के बाद 0 और ये टी बाई 2। dt का इंटीग्रेशन t रहेगा और इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम फिर ऐसे राइट साइड में रखते हैं, जिसको बाद में t की जगह पुट किया जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस ये ऊपर से एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt। इसका भी मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे एक फॉर्मूला तो आपने ये याद किया है, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, जो हमने पुट कर लिया। अब आपको एक और फॉर्मूला मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ, इससे अलग से हाईलाइट हो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है इक्वल टू करके साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, ये आपको याद रखना है। कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा आता है। तो आप यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी डी टी के इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और ये आपका 0 और ये t बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दें, जैसे हमने किया है इंटीग्रेशन साइन से बाहर। उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा था ब्रैकेट ओपन करने वाला, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दें, और फॉर्मूला लगाने के बाद तीसरा और आखिरी स्टेप होता है जो वेरिएबल्स हैं, जैसे टी है यहाँ वेरिएबल, टाइम ही चेंज हो रहा है, उन वेरिएबल्स की जगह आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं जिसमें आप वेरिएबल्स की लिमिट पुट करते हैं, वेरिएबल की जगह लिमिट पुट करते हैं। तो डिफरेंट कलर से मैं बार बार हर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो और मिक्स ना हो। तो अब आपके पास यहाँ पर एक लाइन भी खींच देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिलहाल के लिए हम ये भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या आएगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, तो एज इट इज है। ब्रैकेट में स्मॉल t की जगह आप पहले कैपिटल T बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर T बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा।
ये आपकी पहली टर्म में यानी टी में आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, और जो बाकी बचा है उसमें भी आप साइन, अब ये 2 के साथ ओमेगा है, जो ये ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी है, और पहले 2 भी लिखेंगे इसको, तो हटा देते हैं। टू तो पहले है ही साइन के साथ, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी है, तो साइन के आगे 2 लिखा है वो हमने एज इट इज 2 लिख दिया है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी है जो हमने लिख दिया है, और स्मॉल टी की जगह आप पहले अपर लिमिट रखेंगे। ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर है, ये यहाँ पर है। पहले स्मॉल टी की जगह टी बाई 2 अपॉन 0 कर दिया है, टी बाई 2 माइनस 0, सॉरी, स्मॉल टी की जगह पहले अपर लिमिट टी बाई 2 और माइनस 0, माइनस एज इट इज रखा है, और इसमें फिर से आप साइन 2 ओमेगा टी में ऐसा करेंगे, और ये जो आप नीचे डिनोमिनेटर में 2 ओमेगा एज इट इज है, और फिर माइनस करके इसी स्मॉल टी की जगह आपको लोअर लिमिट यानी 0 पुट करना होगा। तो ये क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी हो गया है तो हम इसको नेक्स्ट पेज तक ले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज तक आपको दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो ये नेक्स्ट पेज पर हमने वही एक्सप्रेशन फिर से लिख लिया है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, एक ही लाइन में एक्सप्रेशन नहीं आ सकता है, तो हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है लिमिट पुट करने से पहले वाला, ये एज इट इज नेक्स्ट पेज पर आपका पहले से ही नोट डाउन कर दिया है। तो इसमें आई नॉट स्क्वायर बाई 2, स्मॉल टी बाई 2 0, और ये सब कुछ वैसा ही है। तो जब हम यहाँ लिमिट पुट कर रहे थे तो हम ये लिमिट्स पुट करने का स्टेप आपको नेक्स्ट पेज पर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर जगह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपका लिमिट पुट करने का स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, देखें फिर से, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे, स्मॉल टी की जगह फिर आप क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट यानी टी बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, और इसमें माइनस लिखने के बाद ये 2 ओमेगा, इसके लिए तो लिमिट पुट करना ही नहीं है, आपको लिमिट पुट करना है सिर्फ स्मॉल टी की जगह, और स्मॉल टी की जगह ही पहले आपने पुट किया था, यहाँ पर भी बाकी किसी की जगह लिमिट नहीं पुट करना है, तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है। इस ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस से पहले 1/2 ओमेगा कर दिया है, और अंदर ब्रैकेट के आपका साइन 2 ओमेगा टी बचा है, जिसमें से साइन तो ऐसे ही रहेगा, ट्वाइस भी ऐसे ही रहेगा। ओमेगा के लिए मैंने अभी बताया आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यानी टी बाई 2, और फिर माइनस करके यही दोबारा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा के लिए फिर से क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी की जगह पहले जैसे आपने टी बाई 2 यानी अपर लिमिट रखा है, इसी स्मॉल टी की जगह अब लोअर लिमिट यानी 0 रखेंगे। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप पूरा अच्छी तरह देख लिया है, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसमें 2 ओमेगा बाहर निकालेंगे कि उसके साथ स्मॉल टी है नहीं तो उसको अलग कर सकते हैं आप, और इस 2 ओमेगा टी में सिर्फ स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है और ओमेगा के वैल्यू पुट कर दी। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा वो देखते हैं ध्यान से, h एज इट इज आई नॉट
स्क्वायर आर, ये भी कोई चेंज नहीं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर t बाई टू माइनस 0 तो t बाई टू हो ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1/2 ओमेगा भी ऐसे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसमें ये जो कैंसिल वगैरह हो रहे हैं सब कुछ कैंसिल करते हैं। t से t यहाँ कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। साइन 2 पाई जो होता है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। माइनस यानी ये पूरा टर्म जो है इसमें से जो कैंसिल होने के बाद साइन 2 पाई बचा उसकी वैल्यू भी 0 है। माइनस साइन यहाँ लगाया है। अब आप देखो गौर से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी ये पूरा टर्म इतना जिस पर मैंने एनसर्कल किया ये पूरा 0 हो जाएगा। और साइन के आगे 0 रखा है यानी साइन 0 की वैल्यू भी 0 रहती है। और 0 माइनस 0 0 होगा, वो इस 1/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, यानी जितने पोर्शन पर मैं सर्कल कर रहा हूं ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। और आपके पास जो h की वैल्यू फाइनली बचेगी वो h की वैल्यू फाइनली आपके पास रिमेनिंग वैल्यू विल बी I नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t बाई 2, यानी और करके लिख देता हूं मैं, h की वैल्यू आपके पास बचेगी I नॉट स्क्वायर r और t बाई 4। ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। और h क्या है? वो हीट जो प्रोड्यूस किया है किसने? ऑल्टरनेटिंग करंट ने उस सर्किट में जिसमें R रेजिस्टेंस लगी है। तो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन रेजिस्टेंस R, जो बल्ब की रेजिस्टेंस अभी आपको दिखाया था, और t बाई 2 टाइम में ये हीट प्रोड्यूस किया है। अब आपको वो हीट फाइंड आउट करना है जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC ने किया है। और वर्चुअल वैल्यू क्या होता है? वो कांस्टेंट करंट जो सेम हीट प्रोड्यूस करता है सेम टाइम में। वो हीट आपकी क्या कहलाएगी? H इज इक्वल टू I V स्क्वायर R T बाई 2। ये हीट हमने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया? ये हीट हमने डायरेक्टली इसलिए निकाल दिया है क्योंकि IV वो कांस्टेंट करंट है। अब की बार आपका कांस्टेंट करंट हीट प्रोड्यूस करा रहा है, वेरिएबल नहीं है ये करंट। तो वेरिएबल होता है तो हम स्मॉल हीट या स्मॉल कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं। जब ये कांस्टेंट करंट है तो डायरेक्ट पूरा कांस्टेंट करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस सर्किट का जो उस बल्ब का रेजिस्टेंस था और t बाई 2 टाइम सीधा कंप्लीट एक ही बारी में। अब डेफिनेशन के मुताबिक ये हीट भी उतनी है जितनी AC ने प्रोड्यूस किया, तभी तो इसे हम करंट को वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC बोल रहे हैं। ये वो कांस्टेंट करंट है जो उतनी हीट प्रोड्यूस कराता है जो AC करंट ने कराई है। तो फर्स्ट इक्वेशन में AC करंट की हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो आई है, और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट करंट की हीट आई है। दोनों हीट सेम है तभी IV वर्चुअल वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल रख देते हैं। IV स्क्वायर R T बाई 2 इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R T बाई 4। ठीक है जी।
लेफ्ट साइड में आपने रख दिया है कांस्टेंट करंट ने जितनी हीट प्रोड्यूस कराई, और राइट साइड में आपने रख दिया है एसी करंट ने जितनी हीट प्रोड्यूस कराई। दोनों हीट सेम है क्योंकि वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट उतनी हीट प्रोड्यूस कराता है इतना एसी कराता है। अब आप जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर सकते हैं। आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, टी से भी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4, यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, और करके लिखते हैं आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2। और अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो आई वी इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। आप इधर का स्क्वायर रूट करोगे तो आई वी स्क्वायर रूट से बाहर, आई नॉट भी स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। और जब आप आई नॉट को √2 से डिवाइड करोगे, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तब आपके पास आएगा और आई वी इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। यानी जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट का 0.707 टाइम्स होता है। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन वर्चुअल वैल्यू एंड पीक वैल्यू। पिछली क्लास में आपने मीन वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया था, अब आपने वर्चुअल वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। ये रिलेशन डिराइव करने के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इन दोनों में से कोई सा एक। तो अब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में 4 प्रकार के करंट सीख लिए हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। एक होता है आई, जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, डायरेक्शन पीरियोडिकली यानी फिक्स टाइम के बाद रिवर्स हो जाता है। दूसरा टाइप का करंट है आपके पास आई नॉट, जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक वैल्यू मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जहां तक आई की वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर वापस जीरो होकर दूसरे डायरेक्शन में भी। पीक मतलब सबसे ऊंची जगह को कहते हैं। उसके बाद आपने तीसरा करंट जो पढ़ा है वो मीन वैल्यू, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। और चौथे टाइप का आपने करंट पढ़ लिया वर्चुअल वैल्यू, जिसको हम और करके आरएमएस वैल्यू भी बोल देते हैं। IRMS। तो सभी तरह के करंट्स के बारे में जितने भी टाइप के होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स में टर्म्स यूज, वो आपने पढ़ लिया। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो इसको रिवाइज कर लें, नोट से एक बार टैली कर लें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।